नमस्कार साथियों, आप हैं सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं गोविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं निरंतर हिंदी की क्लास। आज हम हिंदी क्लास में आपको व्यंजन संधि पढ़ाने वाले थे, लेकिन व्यंजन संधि पढ़ने से पहले दोस्तों वर्णों का जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि व्यंजन संधि में वर्णों का बहुत ही बड़ा प्रयोग है। बिना वर्ड समझे आप व्यंजन संधि के बारे में नहीं जान सकते। इससे पहले हमने आपको स्वर संधि पढ़ा दी, उसके पांचों भेद पढ़ा दिए। उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ा दी, उसके टोटल डिस्कशन करा दिया। व्यंजन संधि को हम पढ़ाएंगे वर्ण माला पढ़ाने के बाद। वर्णमाला के बारे में पहले आप जानकारी आज सीखिए। जैसा कि आप देख ही रहे हो, ये वर्णमाला है, ठीक है ना। ये कलर है और ये ब्लैक एंड व्हाइट है। इसके बारे में बताएंगे कहाँ यूज होगा। उससे पहले हम जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि ये वर्ड क्या होते हैं। देखो, ये जानना जरूरी है। वर्णमाला कह लो या आप कह सकते हो वर्ण परिचय। पहले तो ये क्लियर हो जाइए, या तो वर्णमाला कह सकते हो आप, या आप इसे क्या कह सकते हो, वर्ण परिचय कह सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि देखो, ये ना लिख रहा है, ये मां लिख रहा है और ये का लिख रहा है। ये इस स्थिति में है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, अगर लिखित अवस्था में है तो। और यदि आप ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण कर रहे हो तो ये फिर ध्वनि कहलाएगा, साउंड के रूप में, आवाज के रूप में कर रहे हो। और यदि आप बोल रहे हो तब हम इसे अक्षर कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, वर्ड, ध्वनि और अक्षर, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा, जब मैं इन वर्णों को आपस में मिला देता हूं, क्या कर देता हूं, इनका मेल कर देता हूं या इन्हें जोड़ देता हूं, तो इससे मिलकर आता है नमक। मतलब वर्णों को मिलाने पर कुछ सार्थक अर्थ आए। जैसे हमने ना को मिलाया, मां को मिलाया और का को मिलाया। अगर मैं कामा ना कर देता तो न क म न आ जाता, कमन तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जब मैंने इस तरीके से मिलाया ना मा का, तो नमक एक सार्थक शब्द आया जिसका कोई ना कोई अर्थ है। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों शब्द। वही हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा आयोडीन का नमक। क्या लिखा मैंने, आयोडीन का नमक। तो यहां ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने शब्दों को मिलाया है। यहां क्या मिले हैं, शब्द मिले हैं। और इसमें किसका उपयोग हुआ है, इसमें कारक का उपयोग हुआ है, ठीक है, विभक्ति का उपयोग हुआ है। और जब हम इसे बोलते हैं, शब्द जब मिलते हैं तो समास। जब दो या उससे अधिक शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो दोस्तों समास बनता है। और जब हम बहुत सारे पदों को आपस में मिलाते हैं, ये पद हैं, जब हम इनको, या शब्द हैं, जब इनको आपस में मिलाते हैं तो दोस्तों वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य बनता है। इसे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि वर्ड क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है और अक्षर क्या होते हैं। बारीकी से धीरे धीरे इनके बारे में हमें सीखना है। अगर मैं वर्ड के बारे में जानकारी दूं तो ध्यान रखना, वर्ड जो होता है उसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। आप कहोगे टुकड़े का मतलब क्या, चाकू से काट कर टुकड़े? बिल्कुल नहीं भैया, वर्ड तो लिखा हुआ होता है। तो लिख के देख लो, जैसे ये का है, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, अलग अलग टुकड़ों के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता, इसीलिए इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ड के कभी टुकड़े नहीं हो सकते। मान लो कोई शब्द है नमक, तो इसके तो टुकड़े हो जाएंगे ना मा और का, इसके तो हो जाएंगे टुकड़े, लेकिन इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो जो वर्ड होगा उसके टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये लिखित में होता है। अगर मैं का कह रहा हूं तो ये वर्ड नहीं है, ये अक्षर है भैया। का में ये अ की ध्वनि आ रही है, ये भैया क्या है, ये ध्वनि है। लेकिन जब मैं इसे लिख रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, लिखित में होगा। और आपसे पूछे भाषा की, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखना, वर्ड की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ड ही होती है। तो वर्ड में आपने क्या सीखा, पहला सीखा कि इसे तोड़ नहीं सकते हो आप, किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकते हो। दूसरा आपने सीखा ये लिखित में होगा। तीसरा आपने सीखा कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ड ही होती है। वर्ड से ही शुरुआत होती है, वर्ड से ही शब्द बनते हैं, वर्ड से ही समास बनते हैं, वर्ड से ही पद बनते हैं, वर्ड से ही शब्दांश बनेगा, वर्ड से ही वाक्य बनेगा, वर्ड से ही आगे धीरे 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 रचना वगैरह और साहित्य वगैरह बनता, काव्य वगैरह बनता चला जाएगा। तो वर्ड सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे ध्वनि का मतलब क्या होता है। तो देखो ध्वनि की अपनी एक आवाज होती है, क्या होती है, अपनी एक आवाज होती है, और ये ऐसी आवाज होगी दोस्तों जो दूसरों से क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। ये ऐसी आवाज होगी जो दूसरों से बिल्कुल अलग होगी। जैसे क में ध्वनि देखो, क प्लस आ, तो ध्वनि क्या निकल के आ रही है, ये स्वर वाली ध्वनि निकल के आ रही है, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। अक्षर का अगर मैं अर्थ ही समझूं तो आ का मतलब होता है बिना या अलग, और क्षर मीन्स क्षण होना, क्षय होना, कम होना। तो मीन्स जो कम ना हो, अक्षर का मतलब जो कम ना हो, मीन्स कभी नष्ट ना हो। तो अक्षर ध्यान रखना ये कभी नष्ट नहीं होता, ये ओरल बोले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये मौखिक बोले जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कराइए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है, अभी कैलेंडर आया है बहुत सारी भर्तियों का, उनमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। आप वहाँ अगर हिंदी अच्छे से कम समय में सॉल्व कर पाते हो तो इसका बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर मैं शब्द के बारे में देखूं, वर्ड तो मैंने देख लिया, तो मैंने ये बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि वर्ड के मिलने पर, वर्ड आपस में मिलने चाहिए और मिलने के बाद कोई सार्थक उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी वर्ड मिला दो आप, ऐसा नहीं होगा, उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे देखो हमने ना, माँ और का को मिला दिया तो इसका सार्थक अर्थ निकल के आया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और सार्थक शब्द और कहलाएगा, क्योंकि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक निर्थक और एक सार्थक। अब उसमें जैसे आप यहाँ, मैंने ना में से ना को यहाँ लगा दिया, माँ को यहाँ, का को यहाँ, इस तरीके से उल्टा शब्दों का मेल कर दिया, क्या इसका कोई अर्थ निकल के आया कमन का, कोई अर्थ नहीं निकल के आया। इसीलिए ये कौन सा शब्द होगा, ये निर्थक शब्द होगा, मतलब बिना अर्थ वाला शब्द होगा। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे चाय, वाय, चाय तो शब्द है जिसका सार्थक अर्थ है, लेकिन वाय क्या है, पानी वानी, खटिया बटिया, दरवाजा बरवाजा, पंखा वंखा। तो ये वंखा हम जो कह रहे हैं ये क्या है, ये निर्थक शब्द है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो हमने बोला शब्द जो होता है वो वर्णों से मिलकर बना होता है। और यहां अगर हम बात करें तो देखो ध्वनि सबसे छोटी, उससे बड़ा वर्ड, ठीक है ना, और उससे बड़ा अक्षर, फिर शब्दांश, और फिर इन सबसे बड़ा शब्द। यहां इस क्रम में देखोगे तो इसका क्रम ये होगा। वहीं अगर हम बात करें तो पद क्या होते हैं, तो जहां शब्द मिल जाएंगे जिसका सार्थक अर्थ होगा वो पद कहलाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, जहां शब्द मिलेंगे लेकिन कारक का यूज नहीं हो रहा है तो वो पद होने वाला नहीं है। शब्द आपस में मिले लेकिन उनमें प्रयोग किसका होना चाहिए, कारक का। जैसे का, की, के, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो का, की, के क्या है, ये कारक हैं। इसे हम जब कारक की क्लास बताएंगे आपको वहां बताएंगे। तो जैसे कमल है, मैंने केवल कमल कहा, तो कमल में क्या कोई कारक का प्रयोग है, बिल्कुल नहीं है, तो कमल पद नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर बोल दिया कमल का फूल, तो कमल का फूल में जो का है वो एक कारक है। कौन सा कारक है ये, जब वहां पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, ये संबंध कारक है। और इसमें जो विभक्ति है वो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी, छठवीं, षष्ठी विभक्ति है। तो इसमें अगर ये कमल का फूल है और इसमें कारक का प्रयोग भी हो रहा है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा दोस्तों, ये पद होगा। ये क्या होगा, ये पद होगा। दूसरी बात, कुछ डायरेक्टली शब्द ऐसे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं विद्यालय, चिड़ियाघर, मुद्रालय, तो क्या ये पद होंगे? तो आप कहेंगे ये तो शब्द से लग रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये शब्द नहीं है, ये क्या है, ये शब्द के साथ साथ पद हैं। कैसे हैं? विद्या का जब अर्थ हम देखते हैं तो ये निकल के आता है विद्या का घर। तो का कारक है या नहीं है, है। तो शब्दों के बीच में जो कारक आएगा वो निश्चित रूप से पद कहलाएंगे। चिड़ियाघर, चिड़िया का घर, तो इसमें भी कारक है का। मदरा का घर, मदरालय, तो मदरालय भी क्या है, पद है। तो ध्यान रखना, सिंगल शब्द में भी पद मिलते हैं यदि उसमें कारक का, उसके अर्थ में कारक का प्रयोग होता है। तो ये बोल रहे हैं पद वो होते हैं जो शब्द के साथ, जिनमें विभक्ति जुड़ी होती है,
शब्द के साथ शब्द का प्रयोग होता है। तो देखो शब्द के साथ शब्द है नहीं, शब्द के साथ शब्द का प्रयोग यहां देखने को मिल रहा है। कारक होना चाहिए। मैंने यही कमल के बारे में आपको बताया था। तो कमल विभक्ति नहीं है, तो कमल सिंगल वर्ड है। और कमल का मतलब क्या ही हो सकता है, जैसे कमल कोई भंडारा भी हो सकता है, कमल भंडार, कमल का फूल भी हो सकता है, कमल कोई लड़का भी हो सकता है, आवास भी हो सकता है, कमल पब्लिकेशन भी हो सकता है। तो कमल क्या नहीं होगा, कमल पद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कारक का प्रयोग नहीं, इसका अर्थ करने पर किसी भी कारक का प्रयोग उसमें नहीं होने वाला। वहीं जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, नमक समुद्र जल से बनता है। तो देखो ये सब जो हैं ये पद ही तो है, और जब पदों को मिला देते हैं और उसका सही सार्थक शब्द निकल के आता है तो दोस्तों वो उसी को हम बोलते हैं वाक्य। और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, लेकिन वो क्रमबद्ध होना चाहिए, स्पष्टता क्लियर होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। इसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ है जो उसमें क्रमबद्धता भी होगी, उसमें स्पष्टता भी होगी और उसमें योग्यता भी होगी। और आपसे पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो आपका जवाब होना चाहिए भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो वाक्य होती है, उसी से मिलकर के अन्य चीजें बनी होती हैं। यही मैं आपसे अगर बात करूं इनके क्रम के बारे में, तो देखो सबसे छोटी ध्वनि, लेकिन ध्वनि तो लिखी होती नहीं है, इसीलिए वर्ड जो होता है वो भाषा की जो भाषा लिखी होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इससे बड़ा अक्षर, उससे बड़ा शब्दांश, उससे बड़ा शब्द, उससे बड़ा पद, पदबंध, उपवाक्य या शीर्षक, एक ही बात है ध्यान रखना, पद, पदबंध, उपवाक्य या शीर्षक। फिर से बोल रहा हूं, पद, पदबंध, उपवाक्य या शीर्षक, ठीक है, ये शब्द से बड़ा होता है। फिर उसके बाद वाक्य आता है, उसके बाद अनुच्छेद, उसके बाद अध्याय, उसके बाद रचना, उसके बाद पुस्तक। देखो रचना, पुस्तक और काव्य और साहित्य ये एक ही चीज होती है, चाहे रचना कह लो आप, चाहे पुस्तक कह लो, चाहे काव्य कह लो या साहित्य कह लो, एक ही बात होती है। ये सब वाक्यों से ही मिलकर बने होते हैं। ढेर सारे वाक्य होते हैं तब एक रचना लिखी जाती है, तब एक साहित्य लगा जाता है। रचना कोई पुस्तक भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वाक्य क्या होता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, इसी को मिलाकर के रचना बनेगी, इसी को मिलाकर के पुस्तक बनेगी, काव्य इसी को मिलाकर बनेगा, साहित्य भी, अध्याय में भी यही होगा और अनुच्छेद में भी इसी का प्रयोग किया जाएगा। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होगी ध्यान रखना वो वाक्य होगी, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ड होगी। आप नोट करके लिख लेना इस चीज को, इसे भूलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ क्वेश्चन है, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे रखा है। अगर आप वर्ड और ध्वनि के बीच कंफ्यूज होते हैं तो आपको वहां पर फिर रुकने की जरूरत है, ऑप्शन को देखने की जरूरत है। तो यहाँ वर्ड कह रहा है, पद कह रहा है, शब्द कह रहा है और वाक्य कह रहा है। सिंपल सा हमने आपको बताया था, इसमें आंसर क्या होगा, वर्ड होगा। लेकिन जब दोनों दे रखे होते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखो वर्ड दे रखी है, ध्वनि दे रखी है, अक्षर दे रखी है और सभी, तो उस समय फिर ध्वनि हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ध्वनि मात्रा के आधार पर वर्ड से कम समय लेती है। तो ध्वनि, जब वर्ड और ध्वनि दे रखा होता है तो उस समय आंसर में दोस्तों क्या होगा, ध्वनि होगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कह रहा भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वर्ड है, शब्द है, पद है या वाक्य है। तो ये हमने बताई थी, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे पदबंध, शब्दांश, वाक्य, ध्वनि निम्न को सही क्रम में क्या किए व्यवस्थित हैं। देखिए कौन सा क्रम व्यवस्थित है। कह रहा है पहले ध्वनि आएगी, फिर शब्दांश, फिर पदबंध या वाक्य। दूसरे में कह रहा है पहले शब्दांश आएगा, फिर ध्वनि आएगी, फिर वाक्य आएगा, फिर पदबंध आएगा। तीसरा कह रहा है पदबंध, शब्दांश, वाक्य और ध्वनि। तीसरा कह रहा है ध्वनि, वाक्य, शब्द और पदबंध। देखो जो पहले, देखो लास्ट में ध्वनि आई, तो ध्वनि सबसे छोटी होती है, तो ये लास्ट में तो आ ही नहीं सकती, तो ये तो सही होने वाला है नहीं है। दूसरी बात, शब्दांश पहले दे दिया है,
ध्वनि बाद में, जबकि हमने शुरुआत में अभी पढ़ाया था तो ध्वनि सबसे पहले आती है। तो देखो ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब बात आई इन दोनों में, ध्वनि पहले है। तो देखते हैं ध्वनि के, देखो कह रहा है ध्वनि, वाक्य, शब्दांश और पदबंध। तो ध्यान रखना शब्दांश छोटा होता है, वाक्य बड़ा होता है, इसीलिए ये तीसरा भी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसीलिए आंसर कौन सा होगा, आंसर ए होगा इसका। पहले ध्वनि, उसके बाद शब्दांश, पदबंध या वाक्य। तो इस तरीके से आयोग आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन रखता है। हिंदी का बहुत बड़ा वेट होता है और हिंदी पर ही डिपेंड करता है आप किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अगर 50 में से या 40 में से 38-39 क्वेश्चन खींच लेता है और समय बचा लेता है तो कन्फर्म उसका जो सिलेक्शन होता है, उसकी जो प्रायिकता होती है वो बढ़ जाती है। ध्यान रखना इस चीज को। वही मैं वर्णों के भेद के बारे में बताऊं तो देखो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन, एक आयोगवाह या इसे हम विसर्ग कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना आप। जब हम स्वर को पढ़ते हैं कैसे होते हैं 3 प्रकार के, देख लेते हैं। मान लो ये कोई ये है, तो देखो ये स्वर है, ये व्यंजन है और ये आयोगवाह है। ठीक है, तो स्वर को देखते हैं क्या होते हैं स्वर। तो सबसे पहली बात है स्वर स्वतंत्र ध्वनि वाला होता है। क्या होता है, स्वतंत्र ध्वनि वाला वर्ड होता है। इसकी अपनी स्वतंत्र सबसे अलग ध्वनि होती है। पहली बात तो ये याद रखोगे। और जब हम किसी स्वर्ण का उच्चारण करते हैं या जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से क्या होते हैं, बोले जाते हैं। कौन, स्वर। स्वर में जब हम किसी वर्ण, जैसे आ है, आ ने किसी की सहायता ली क्या, आ क्या है, ये स्वर वर्ड है। आ क्या ये किसी की सहायता ले रहा, नहीं ले रहा। जबकि कै जरूर ले रहा है किसी की सहायता, क्योंकि कै को आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो देखो ये दोनों आपस में मिल करके ही तो कोई वर्ड बनेगा, व्यंजन वर्ड। लेकिन इसमें जो स्वर है ये स्वतंत्र है, ये किसी की सहायता, किसी दूसरे वर्ड की सहायता उच्चारण के समय नहीं लेता है। ये चीज दिमाग में डाल लो। कितने होते हैं ये, तो हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 होती है। जैसे आ, ए, ओ, ऋ, ए और ओ, ये 11 होते हैं। लेकिन संस्कृत की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। वहां पे ये 2 बढ़ जाते हैं, एक तो लृ और एक ये ऋ बड़ा वाला, ये 2 मात्रा वाला ऋ। और ये बनता है दोस्तों 2 मात्रा वाला ऋ जो बनता है, देखो ये छोटा ऋ होता है। इसमें एक और आप जब ऐड कर देते हो तब ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं। देखो ये वाला, ये अब ये 2 बार हो जाएगा ऐसे करके ये। तो संस्कृत में ये 2 बढ़ जाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। और इंग्लिश में आप जानते ही हो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको स्वर के बारे में पूरी जानकारी पता चल गई ही होगी। वही हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो देखो मैं यहां पे आपको टेबल दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, टेबल दिखाऊंगा। तो आप यहां पर टेबल देख सकते हो जो हमने यहां ऑलरेडी आपके लिए लगा रखी है। अब टेबल में आप क्या देखेंगे, टेबल में देखेंगे भाई कि देखो ये स्वर हैं, आप देख रहे होंगे ये क्या है, स्वर। ये इन्हें हटा देना, ये इनको हटा करके ये 11 स्वर होते हैं। व्यंजनों में बात करूं तो ये शुरू के 5 ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं ये शुरू के 5 स्पर्श व्यंजन। उसके बाद दोस्तों ये जो होते हैं यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, अंतस्थ। ये 4 होते हैं इनकी संख्या। उसके बाद जब हम इन पर आते हैं तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और देखो ये जो 4 हैं, ये वैसे तो 3 भी होते हैं, ये 4 जो हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना। ये संयुक्त कैसे होते हैं कि देखो ये जो आपको छत्र दिख रहा है, ये क्र और देखो सा, इससे मिलकर बना है ये। तो देखो संयुक्त है ना, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन है। वही त्र की बात करोगे तो देखो ये इससे त्र, और रा इससे मिलकर बनाया तो देखो दोनों ही व्यंजन है।
तो ये दोनों ही व्यंजन है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं ज्ञा की, तो देखो ये जा और ये वाला इससे मिलकर के बना, दोनों ही व्यंजन है, तो इससे मिलकर के ये बना हुआ है, तो ये भी संयुक्त हो गया। वही हम स्रा की बात करें तो देखो ये इससे, इन दोनों के मिलाने से बना, और ये भी दोनों क्या है, व्यंजन है दोनों, तो ये भी संयुक्त होता है, इन्हें छोड़ देना, ये नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी संख्या कुल 33 होती है। कितनी होती है? 33। कायदे में तो ये संयुक्त नहीं गिना जाते, ये गिने जाते हैं, 25 ये और 8 ये। तो आपने पहचान लिया, ये 25 जो होते हैं ये स्पर्श होते हैं, ये अंतस्थ होते हैं, और ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, और ये संयुक्त होते हैं। ये वाले 4 क्या होते हैं? संयुक्त। इसमें मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखो यही है, यहाँ इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। अब आगे की बात चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है परिभाषा क्या है इसकी? बिल्कुल परिभाषा बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, कोई भी अगर व्यंजन होगा उसमें सहायता किसकी ली जाएगी? स्वर की ली जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे भाई, जिसमें स्वर की सहायता ली जाती है। स्वर के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन के लिए एक स्वर होगा केवल, ज्यादा नहीं होंगे, एक होगा और एक ही होगा, ये ध्यान रख लेना आप। तो जब हम का को देखते हैं तो का में आधा व्यंजन और ये पूरा स्वर है, तो ये मिलाकर के शुद्ध व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे की लिख दी तो की में का होगा और ई होगा, ये स्वर हो गया, ये आधा व्यंजन हो गया, दोनों को मिलाकर के शुद्ध व्यंजन हो गया। वहीं हम बात करते हैं अयोगवा की या विसर्ग की, तो इसे जानना जरूरी है। तो ये चिन्ह होते हैं एक प्रकार से, ये मैं कह रहा हूं ये विसर्गी तो है, ठीक है ना। तो आयोगवा एक चिन्ह है, लेकिन आयोगवा तो कई सारे चिन्ह हैं, लेकिन विसर्ग इसमें केवल एक चिन्ह है। अब ये कौन कौन से देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? वर्णों के साथ। इनका खुद का अस्तित्व तो नहीं होता, इनका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता। चिन्ह लगाते रहो आप, ये हलंत वाले को कोई मतलब ही नहीं है इसका, जब तक इनके साथ कोई वर्ड नहीं होगा। तो इनका अस्तित्व ही किसके साथ होता है? किसी न किसी वर्ड के साथ होता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि जब ये वर्णों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इनकी अपनी एक अलग ध्वनि होती है, जब वर्णों के साथ प्रयोग किए जाएंगे। इनकी संख्या 2, 3 या 4 कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। विकल्प में आपको चुनना पड़ेगा। वही देख लो, यहां प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। तो देखो ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये अयोगवा में विसर्ग होता है। जब इसके शब्द का प्रयोग देखो तो देखो ये प्रातः, तो वैसे तो ये प्रा हो गया और ये प्रात हो गया, तो प्रातः मीन्स ये, तो ये हा के रूप में इस विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है, अपनी ध्वनि है। पुनः, अतः और दुख, तो इस शब्द के बीचों बीच में भी क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। ये ध्यान रखना है, इस चीज को या ध्यान रखने की जरूरत है। तो अंत में भी और बीच में भी ये हलंत होता है। ये क्या होता है? हलंत, इसे हम हलंत कहते हैं। तो जैसे हलंत में ये गलत लग गया है, ये एग्जाम्पल देखो, ये वाले हैं, ये रेड वाले। तो पाठ है, हलंत का मतलब है जिस शब्द में हलंत आएगा, मान लो ठा में ये हलंत आ गया तो ये आधा बन गया, हाफ बन गया। क्या बन गया? हाफ वर्ड। पाठ है मिट्टी, पद्य, द्वारा, विद्यालय, विद्या और पट्टी, इन सब में क्या है? हलंत है। और ये देखो बिंदी, ये वाली जो ऊपर एक सिंगल बिंदी होती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अनुस्वार, सिंगल बिंदी होती है ना। संसार है, देखो इनके एग्जाम्पल ये रहे। तो संसार में ये क्या है? अनुसार है, अनुस्वार। ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार। संख्या में, अंक में, संस्कार में, संस्कृति में, मयंक में और अंकित में, इन सब में क्या है? अनुस्वार है। वहीं आप देखते होंगे ये अर्धचंद्र बिंदु, जैसे आंख, इसमें ये अर्धचंद्र बिंदु है, ये भी अर्धचंद्र बिंदु, ये भी अर्धचंद्र बिंदु और ये भी अर्धचंद्र। सबका अलग अलग, किसी में ये हा के रूप में आता है, ये ता के, किसी में ना और ता के रूप में आ सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से इनका अपना अपना क्या होता है? रोल होता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। देख लो, संसार है तो संसार में ये ना के रूप में किया जा रहा है,
तो देखो सन लिखोगे पहले और सार लिखोगे। पहले ये ऐसे बोला जाता था समाज में, लेकिन ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो अब मुझे पढ़ाना इसलिए आवश्यक था कि मुझे यहाँ व्यंजन संधि बतानी थी, और व्यंजन संधि में वर्ण का पहचानना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ये ना जो है कैसे माँ में चेंज हुआ, ये मुझे बताना आपके लिए बेहद आवश्यक था। मैंने यहाँ पे भी ना को माँ में कैसे चेंज किया, और इसके साथ साथ कुछ एक और संधि है, जैसे हाँ ये दा है, दा को मैंने ता में क्यों चेंज किया, क्यों चेंज किया, ये जानना आपको बेहद आवश्यक है। संधि की क्लास वैसे तो आगे आएगी, अभी तो वर्णमाला चल रही है, लेकिन यहां मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं, यहां हम फिर भी आपको बताने वाले हैं। तो ये आप देख रहे होंगे वर्णमाला, आपके सामने क्या है, ये वर्णमाला है, और इस वर्णमाला में आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी वर्णमाला दे रखी है, और इसमें जो थर्ड शब्द होता है और पांचवा शब्द होता है, इन दोनों को पहले शब्द में चेंज किया जाता है, ध्यान रखना आप। यदि व्यंजन शब्दी में गा या डा होता है तो उसे का में चेंज करते हैं। जैसे था नहीं, दा या ना होता है तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, ता में। किस में चेंज करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब यह दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड जब किसी संधि में, व्यंजन संधि में आता है तो उसको हम ता में चेंज करते हैं। मान के चलिए बा आ रहा है किसी में या मा आ रहा है तो किस में चेंज करेंगे, इसे पा में चेंज करेंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था आपको, सदाचार, तो देखो दा आ रहा है, ये दा, और दा आपको देखना है कि दा कौन सा वर्ड है, तो देखो दा जो है वो तीसरा है, और तीसरा है तो हम किस में चेंज करेंगे, ता में। तो क्या हमने ता में चेंज किया, तो देखो मैंने इसे ता में चेंज किया, क्योंकि ये नियम है व्यंजन संधि में। जैसे क, ख, ग, घ, ये और अड़ा, तो देखो ये तीसरा शब्द, और ये गा और अड़ा अगर आते हैं तो किस में चेंज किए जाएंगे, का में, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। मैंने बोली थी तीसरा और पांचवा जब शब्द आता है तब हम इसे पहले शब्द में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो हमने दा जो है तीसरा शब्द है वर्णमाला का, क्रम का, तो उसे हमने किस में चेंज किया, ता में। तो देखो ये भी व्यंजन, ये स्वर, तो व्यंजन और स्वर को मिलाकर के कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या सद बताओगे, बिल्कुल नहीं बताओगे। क्यों कि ये दा किस में चेंज होना, ता में चेंज होना और अलंत के साथ होना, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, शी होगा। वहीं में एक दो एग्जाम्पल और इसके बता देता हूं आपको। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो देखो ना है ये, तो ना तीसरा है तो किस में चेंज हो जाएगा, पहले में, तो ये पहले में माँ में चेंज कर दिया। ये भी ना है, माँ में चेंज हो जाएगा। तो तीसरा और पांचवा वर्ड जो होगा वो पहले में चेंज हो जाएगा, इसी को व्यंजन संधि कहते हैं। अगली क्लास में हम आपको इस व्यंजन संधि के बारे में किस में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे ये जगन्नाथ है तो इसे कैसे लिखोगे, जग और ये आधा ना है तो इसे हमने ना लिख दिया अलंत के साथ, जो मैंने बताया जिस शब्द में अलंत लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दोस्तों हलंत बोलते हैं, आधा बोलते हैं, आधा वर्ड बोलते हैं। ना तो लगा दिया, तो ये ना मुझे देखना है वर्णमाला में कहां पे आ रहा है भाई, ये देखना जरूरी है। तो देख लो अब ना कहां पे आ रहा है, पांचवा वर्ड है, पांचवा है तो पांचवें को किस में चेंज करोगे, पहले में। तीसरा होता तो किस में करोगे, पहले में, लेकिन ये पांचवा है तो कर दो ता में। तो देखना यहां हमने पांचवें वर्ड को ता में चेंज किया। तो अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो ये पहले लिखा जाता था, तो इस तरीके से आप अगर इसे तोड़ते हो तो ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, इसीलिए ये सही होगा। और इनको मिला करके देखो ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, और व्यंजन भी मिलकर के कौन सी संधि बनाते हैं, व्यंजन संधि बनाते हैं। तो इसके बारे में और आगे जो डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे दोस्तों अगली क्लास में, क्योंकि ये जो व्यंजन हैं इनको जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप ये व्यंजन नहीं जानोगे तो आप व्यंजन संधि के बारे में नहीं जानोगे, और ये व्यंजन जानने के लिए आपको निश्चित रूप से क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्णमाला को पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।